नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी टैबलेट में। दोस्तों अभी हम यूपीएससी प्री के जितने भी पुराने क्वेश्चन हैं उस पर सीरीज लेके आए हैं। हमने ऑलरेडी एंशियंट इंडिया कवर कर लिया है, मेडाइवल इंडिया कवर कर लिया है, आज मॉडर्न इंडिया का पहला वीडियो है। तो आइए दोस्तों चलते हैं हम अपने मॉडर्न इंडिया के पहले वीडियो में 1995 से शुरू करेंगे, 2020 तक के सारे क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, सन 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। और मैं आपको एक टेबल दिखाना चाहता हूँ कि देखिए अंतिम सरकार के सदस्य कौन कौन थे। ये सामने आपको दिख रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे और उनके पास विदेश विभाग राष्ट्रमंडल से संबंधित मामला था। वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा, डॉक्टर जॉन मथाई उद्योग में आपूर्ति, सी राजगोपालाचारी शिक्षा, सी एच भाभा कार्य खनन एवं शक्ति, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, आसफ अली रेलवे, जगजीवन राम श्रम मंत्री, लियाकत अली वित्त मंत्री, टीटी चुंदरीगर वाणिज्य मंत्री, अब्दुल रब नस्तर संचार मंत्री, गंजाफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री। देखिए दोस्तों, इसमें जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे वो इस सरकार में शामिल नहीं थे। तो ये जो टेबल है ना, ये आपको इस वीडियो को पॉज करके इस टेबल को एक बार देख लेना है, हो सकता है इससे क्वेश्चन बन जाए। तो हमारा जो आंसर था वो क्या था दोस्तों? हमारा आंसर था जवाहरलाल नेहरू। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? देखिए, जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में हुगली को समुद्र का लूटपाट का अड्डा बनाया था। पुर्तगाली जो गवर्नर था नीनो डी कुन्हा, उन्होंने क्या किया था, हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर दिया था और वो भारत के पूर्वी समुद्र में अपना स्थापित मतलब प्रभाव स्थापित कर लिए थे। फिर बाद में इस पुर्तगालियों के बढ़ते प्रभाव को मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में कासिम खान ने 1623 ईस्वी में 1632 ईस्वी में हुगली पर कब्जा करके खत्म कर दिया। तो देखो दोस्तों, पुर्तगालियों ने मतलब इसका आंसर पुर्तगाली होगा। मोडी लिपि का प्रयोग किनके लेखों में किया जाता था? देखिए, मोडी लिपि का जो प्रयोग है ना, वो मराठों के लेखों में किया जाता था। सामान्यतः शिवाजी एवं पेशवा, जो भी जितने भी पेशवा थे, इनके जो दस्तावेज हैं वो मोडी लिपि में मिलते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा मराठों। देखिए, यहाँ पर एक मानचित्र दिया हुआ है, मानचित्र में आपको 1 2 3 4 दिया गया है। अब आपको बताना कि 1 2 3 4 किसके राज्य को मतलब बताते हैं, किसके शक्ति केंद्र थे। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले मैप दिखाना चाहूंगा, मैप के बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला है ग्वालियर। ग्वालियर किसके लिए विख्यात था? सिंधिया, सिंधिया लोगों के लिए ग्वालियर विख्यात था। अभी भी सिंधिया लोगों के लिए ग्वालियर विख्यात है। उसके बाद होलकर, अभी भी आप इंदौर जाओगे तो वो होलकर एक तरह से होलकर के लिए विख्यात है। उसके बाद बड़ौदा, बड़ौदा गायकवाड़ के लिए विख्यात है। और उसके बाद नागपुर, नागपुर भोसले के लिए विख्यात है। तो आप ये मैप देख सकते हो। वैसे भी आपको, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आपको मैप, आपको इंडिया का पूरा मैप अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, जो कि मैप के से रिलेटेड होते हैं। तो देखिए, यहाँ मैप में ग्वालियर दिखा दिया मैंने सिंधिया के लिए, इंदौर दिखा दिया होलकर के लिए, बड़ोदरा दिखा दिया गायकवाड़ के लिए और भोसले दिखा दिया नागपुर के लिए। चलते हम अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये क्वेश्चन पे ये सिंधिया फर्स्ट, फिर होलकर, फिर गायकवाड़, फिर भोसले। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा कि मैंने इसको मैप के थ्रू समझाया आपको। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? मतलब यहाँ पर देखिए, आपको चार युद्ध दिए हैं और युद्ध किसके साथ हुए थे वो दिए हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो ऑप्शन है वो सही मतलब मैच है। देखो दोस्तों, जो बांडीवास का जो युद्ध है वो 22 जनवरी 1760 को ईस्ट इंडिया कंपनी एवं फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया, इसलिए ये जो है बी ऑप्शन ये सही है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? देखिए, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ठक्कर बापा ने किया था। इनका पूरा नाम अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर था और इन्होंने 1922 ईस्वी में बंबई में भील सेवा मंडल की स्थापना की थी।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, ठक्कर बाबा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, मतलब गवर्नर जनरल्स के बारे में दिए हुए हैं और उनके नाम दिए हुए हैं, आपको मैच करना है। तो ये जो क्वेश्चन है, हम गवर्नर जनरल्स के बारे में पूरा वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में पूरे अच्छे से बताएंगे। अभी हम इस क्वेश्चन को बताते हैं। देखिए, जो बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन था, उसके लिए थर्ड ऑप्शन है चार्ल्स कार्नवालिस, कार्नवालिस का दूसरा अल और पहला मार्किस। और बी, भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन, तो बी का जो ऑप्शन 2 आंसर है जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे डलहौजी का अल और मार्किस। और सी, भारत का गवर्नर जनरल वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन, सी का फोर्थ गिलबर्ट जॉन इलियट मरे किन्नामांड मिंटो का अल। और डी, गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन, डी का फर्स्ट आर्कीबाल्ड पार्सिवल वावेल विस्काउंट और अर्ल वावेल। ठीक है दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उसका प्रमुख सिद्धांत था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ होते रहे। इस उदाहरण में संकेतिक व्यक्ति कौन है? मतलब इतनी सारी जो बातें बताई गई हैं वो किसके बारे में बताई गई? देखिए, महादेव गोविंद रानडे के बारे में बताई गई सारी बातें। वो महान समाज सुधारक थे, वो एक मराठी थे, महाराष्ट्र के थे वो। तो इनके बारे में सारी बातें बताई गई हैं और ये ऑप्शन सही है। 9th नंबर में देखिए, ये अगस्त के टाइम्स ऑफ इंडिया में 7 अगस्त को छपा था। ये किस साल में छपा था? ये टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग दी गई है और ये पूछा गया किस साल में छपा था। देखिए दोस्तों, ये छपा था 7 अगस्त 1896 को। तो ये 1896 का टाइम्स ऑफ इंडिया 7 अगस्त को ये छपा था। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? अब ये आपको बताना है कि लैंड लेने के लिए भारतीय राजाओं के झगड़ों के बीच में घुसना ये किसने सोचा था? देखिए, डुप्ले जो फ्रांसीसी गवर्नर था, वो पहला व्यक्ति था जिसको ये पता चल गया था कि मतलब ये जो भारतीय राजा एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं और आप इनके अंदर घुस जाओ, किसी एक का साथ दो और जमीन हड़पो। जो डुप्ले है, तो डुप्ले का एक काम था। भारतीय शिक्षा के निम्नलिखित युगांतरकारी चरणों पर ध्यान दीजिए। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, कलकत्ता विश्वविद्यालय, एडम की रिपोर्ट, वुड का डिस्पैच। अब इनमें सही मतलब कालक्रम मतलब क्या होता है कि इनके हैपनिंग्स जो हुए थे उसको आप एक क्रम में सजाइए। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। सबसे पहले हिंदू कॉलेज कलकत्ता पर अगर हम आते हैं तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 में डेविड हेयर एवं राजा राम मोहन द्वारा स्थापित किया गया। अब आइए कलकत्ता विश्वविद्यालय, तो ये 1858 में हुआ था। ठीक है। अब वुड का डिस्पैच, तो वुड का डिस्पैच जो हुआ था वो 19 जुलाई 1854 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एडम की रिपोर्ट, तो एडम का जो रिपोर्ट है वो 1835 में शिक्षा पर रिपोर्ट दिया गया था। इसलिए इसका सही क्या होगा? पहले हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 में, फिर एडम की रिपोर्ट 1835 में, फिर वुड का डिस्पैच 1854 में, फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय 1858। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा हुआ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है, नोवेल? देखिए, दुर्गेश नंदिनी 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया ऐतिहासिक उपन्यास है जो उड़ीसा युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। तो दुर्गेश नंदिनी, इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, और किस पे है? उड़ीसा युद्ध के पृष्ठभूमि पर। चलते अगले क्वेश्चन की ओर।
ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? देखिए दोस्तों, जो कैप्टन स्लीमन, जिनको कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1828 से लेकर 1835 तक इनका वो कार्यकाल था, ठगों के दमन के लिए नियुक्त किया था। तो इसका आंसर होगा कैप्टन स्लीमन। कैप्टन स्लीमन को ठगों के दमन के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने नियुक्त किया था। फिर से आ गया वही, मतलब 4 इवेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा इवेंट पहले हुआ था, कौन सा इवेंट उसके बाद, मतलब सबको क्रम में सजाना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर आएगा आपका, मैं ऑप्शन के थ्रू जाते हैं, मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन। ठीक है, तो मैकाले का जो मिनट था वो 1835 में था। उसके बाद अगर वुड का डिस्पैच, जिसका हमने पहले भी बात किया, वुड का डिस्पैच जो अंग्रेजी भाषा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये 1854 में। फिर द सार्जेंट रिपोर्ट 1944 में। फिर हंटर कमीशन जो है वो 1882 से 83। तो सबसे पहले वुड का एजुकेशन डिस्पैच आएगा, ठीक है, नहीं, सबसे पहले मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन आएगा 1835 में। फिर वुड का एजुकेशन डिस्पैच आएगा 1854 में। फिर इंडिया का एजुकेशन यानी कि हंटर कमीशन 1882 में। फिर उसके बाद 1944 में मैकाले का मिनट। देखिए दोस्तों, 4 विद्रोह दिए गए हैं सामने, 4 प्लेसेस दिए गए हैं। अब आपको मिलाना है कि सही उत्तर क्या है। तो मोपला का जो विद्रोह है वो केरल में हुआ था, केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था, और इसके प्रमुख नेता थे अली मुस्लियार, और ये हुआ था 1921 में। तो मोपला का विद्रोह जो हुआ था केरल में हुआ था, तो ए का फर्स्ट ऑप्शन होगा। पाबना विद्रोह बंगाल के पाबना जिले में 1870 में हुआ था, तो पाबना विद्रोह बंगाल यानी बी का थर्ड होगा। उसके बाद एका आंदोलन, एका आंदोलन उत्तर प्रदेश अवध में हुआ था, तो एका आंदोलन का अवध हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। बिरसा मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह झारखंड के नागपुर, छोटा नागपुर में हुआ था, इसके प्रमुख नेता बिरसा मुंडा थे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोपला विद्रोह केरल, पाबना विद्रोह बंगाल, एका आंदोलन अवध, और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार, क्योंकि उस टाइम बिहार और झारखंड अलग नहीं हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने, अब देखिए 1857 के विद्रोह के बारे में बताया गया है कि 1857 के विद्रोह पर शिक्षित मध्य वर्ग की क्या राय थी, आपको बताना है। देखिए 1857 का जो विद्रोह था वो एक सैनिक विद्रोह था, और यह सीमित होकर रह गया था। इसमें हमारा जो शिक्षित मध्य वर्ग था उन्होंने इसमें कोई भागीदारी नहीं की थी, उन्होंने वो अपने आप को इससे किनारे रखे थे, इसलिए इसका आंसर होगा 1857 ईस्वी के विद्रोह में उन्होंने तटस्थता बनाई रखी थी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अवनींद्रनाथ टैगोर के बनाए चित्रों को वर्गीकृत किया गया है। देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर पुनराजीवन आंदोलन के नेता के रूप में जाने जाते हैं। ये बंगाल के आधुनिक चित्रकार थे, तो इनका जो पुनराजीवनवादी, ठीक है। ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था, अब देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, उसका कारण आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से। देखिए दोस्तों, ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि क्या हुआ कि भारत में लूटपाट मचाई गई, और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के लिए जितना भी पैसा चाहिए था वो भारत से निकाला गया, और भारत के जितने कुटीर उद्योग थे उनको उजाड़ दिया गया, क्योंकि उनको पता था कि अगर भारत के लोग अगर खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो ब्रिटेन का जो सामान है हम कहाँ बेचेंगे, इस तरह से। और उनको कच्चा माल भी चाहिए था, तो भारत से उनको उद्योग के लिए कच्चा माल भी चाहिए था, इसलिए उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर उद्योगों का पूरा अभाव हो गया, भारत के जितने पुराने उद्योग थे उनको नष्ट कर दिया गया। भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म कौन थी? देखिए दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम जो फिल्म बनी वो आलम आरा थी।
अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्न अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ये थे लॉर्ड लिटन। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो जब नेपोलियन का पूरे यूरोप में साम्राज्य हो रहा था, तब यहाँ पर इंडिया में गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको बताना है। देखो दोस्तों, ये थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, हेस्टिंगस होगा, हेस्टिंगस नहीं होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? देखो दोस्तों, इसमें 4 कथन हैं। इस 4 कथन में से आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। अब नील दर्पण, नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित नाटक था, ये सही है। ठीक है। घासीराम कोतवाल नामक नाटक के लेखक का नाम विजय तेंदुलकर था, ये भी सही है। नवीन चंद्र दास लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित था, ये सही नहीं है। ठीक है, तो ये जो है सी ऑप्शन अपना आंसर होगा। 23rd क्वेश्चन में फिर से 4 इवेंट्स दिए हुए हैं, उनके सामने 4 लेखक दिए हुए हैं, मतलब 4 बुक्स दी हुई है, उनके सामने 4 लेखक दिए हुए हैं। आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो इन चारों का सही मैच को बताता है। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये लिखा गया है विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। आनंद मठ लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। लाइफ डिवाइन लिखा गया है श्री अरविंद जी के द्वारा। और साधना लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 4 विद्रोह दिए हुए हैं, उनको आपको टाइमिंग में सजाना। देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि आपको 4 इवेंट्स दे देंगे और बोलेंगे कि इनको आप समय के अनुसार सजाइए। देखिए, सबसे पहले हम इसको ऑप्शन के थ्रू ही करेंगे। मैं आपको ऑप्शन पहले दिखा देता हूँ। सबसे पहले संथाल विद्रोह ये 1855 में हुआ। उसके बाद सिपाही विद्रोह ये 1857 में हुआ, आपको पता है 1857 का विद्रोह। उसके बाद अगर हम आते हैं तो नील विद्रोह 1859 में हुआ। उसके बाद सबसे लास्ट में दक्कन के दंगे 1875। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। फिर वही है, 4 युद्ध दिए गए हैं, उसके सामने 4 ईयर्स दिए गए। मतलब ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आने हैं, आपको सारे जितने भी मेन इवेंट्स हुए हैं हिस्ट्री में उसको आपको याद रखना है, और किस ईयर में हुए हैं, किसने, कौन प्रमुख नेता था, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलते हम इस क्वेश्चन की ओर। तो हम वही काम करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए, जो 1775 ईस्वी है, तो आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वारन हेस्टिंग्स और सालबाई के बीच में 1775। तो ए का हो गया 3rd। उसके बाद आते हैं बी ऑप्शन। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो हुआ है 1780 ईस्वी में। ये वारन हेस्टिंग्स, इसमें मंगलूर की संधि हुई थी। ठीक है। जो 3rd ऑप्शन है 1824 ईस्वी, तो 1824 ईस्वी में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था। यह हुआ था एमहर्स्ट और यांडूबी की संधि इसके थ्रू हुई थी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है 1838 ईस्वी। तो 1838 ईस्वी में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डफरिन के समय, डलहौजी के समय, लिटन के समय, कर्जन के समय। देखिए, इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा डलहौजी के समय। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? ये देखिए, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखो दोस्तों, यहां पर जो दादर नगर हवेली है वह
1954 के बाद भी पुर्तगाल औपनिवेश के अंतर्गत था। 1961 में इसे पुर्तगालियों से इसे मुक्त कराया गया। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो उसका आंसर होगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने फ्रांस, टर्की और इजिप्ट में दूतावास बनवाए थे और वहां अपने दूत भेजे थे, इसलिए इसका आंसर होगा टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो देखो दोस्तों, इन 4 ऑप्शनों में जो डी ऑप्शन है, मीना कुमारी को भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ था। स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वह खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टे जारी नहीं किए, इसका कारण क्या था? देखिए, सबसे पहले तो स्थायी बंदोबस्त में क्या था कि जमींदारों को पूरा एक जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था, वो उसके मालिक होते थे और उससे कर वसूल करके वो अंग्रेज सरकार को देते थे। और ये जो व्यवस्था थी, यह 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया था। तो ये जो व्यवस्था थी, इसमें जो क्या था कि जो जमींदार थे उनके ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता था, इसलिए इसका आंसर होगा जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही है। आर्य समाज की स्थापना 1835 ईस्वी में हुई थी। देखो दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विद्रोह किया था जो अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप प्रमाण मानने को लेकर तैयार नहीं था। देखिए दोस्तों, लाला लाजपत राय जो थे वो कभी भी उन्होंने आर्य समाज का विरोध नहीं किया, वो जबकि वो आर्य समाज के सपोर्टर थे, वो आर्य समाज को समर्थन देते थे। इसलिए 1 और 2 दोनों गलत होगा और अपना ऑप्शन डी यानी कि 3 और 4 दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? देखिए दोस्तों, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स बिलिकिंस ने किया था, इसलिए इसका आंसर होगा चार्ल्स बिकलिंस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? 1870 में रानाडे और जीबी जोशी ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की और 1875 में इसी सभा में ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किया गया और यह कहाँ किया गया? हाउस ऑफ कॉमन्स में याचिका प्रस्तुत की गई, इसलिए इसका आंसर होगा दी पूना सार्वजनिक सभा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? इसका आंसर होगा बी, खासी जनजाति। अगला क्वेश्चन है, फिर से वही 2 ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस को आपको मिलाना है। यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन एक तरह से बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो या हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको ये जो सारे एक्ट हैं वो आपको याद होना चाहिए। इसी एक्ट के बारे में ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ए। रेगुलेटिंग एक्ट जो है, रेगुलेटिंग एक्ट का कंपनी के निदेशकों को क्या किया था? कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया था। तो बी का 4 होगा। चार्टर एक्ट 1813 में क्या हुआ था कि भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, और तो ये ए का 2 होगा। इस तरह से एक्ट ऑफ 1858 में क्या हुआ? एक्ट ऑफ 1858 में शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। क्यों हुआ था? 1857 में जो लड़ाई हुई थी उसके बाद। और बचा डी, पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया। चलते अगले क्वेश्चन के, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया?
देखो दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा विभागीय प्रणाली को प्रारंभ किया गया और भारत सरकार की मंत्रिमंडल की नींव रखी गई। यानी कि मंत्रिमंडल की जो प्रणाली थी उसकी नींव रखी गई, इसलिए इसका आंसर होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। भारत में उपनिवेशी काल में हिटली आयोग का उद्देश्य क्या था? हिटली आयोग के बारे में बता दूं, हिटली आयोग का गठन J.H. हिटली ने किया था। यह श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन संबंधित था। इसने अपनी रिपोर्ट 1931 में प्रस्तुत की, इसलिए इसका आंसर होगा श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वही गलत है। पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा को बीजापुर के शासक से छीनकर अपने कब्जे में किया था, इसलिए सबसे पहला ऑप्शन ही गलत है और सबसे पहला ऑप्शन अपने आंसर से हो गया। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किस स्थान पर लगाया? इसका आंसर होगा सूरत। 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना लगाया। 1854 की उड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। देखिए, उड व्यक्ति को हम उड डिस्पैच के नाम से भी जानते हैं। इसमें यह क्या था कि इसमें उच्च शिक्षा जो थी, अंग्रेजी को ज़्यादा इसमें अंग्रेजी पर जोर दिया गया और भारत में इसे अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा परंपरागत भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तर्क बुद्धिवाद का प्रवेश करवाना। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आज का जो वीडियो है, आज का ये वीडियो आज यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों, इससे पहले हमने एंशिएंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया पर जितने वीडियोज बनाए हैं उसके लिंक आपको दे दिए जाएंगे और अभी हम आगे जितने भी टॉपिक्स हैं यूपीएससी के प्री में आए हुए सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं वीडियो के थ्रू। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और अगर कुछ आपको इस वीडियो में एडिशन की जरूरत हो तो कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद दोस्तों।